हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब इस घर में मेरा दम घुटता है, जबकि सच ये था कि किसी ने उसे कुछ कहा ही नहीं था। विमलम ने बिना पूरी बात सुने कहा, मैं पहले से ही कह रही थी बेटी, ससुराल वाले कभी अपने नहीं होते, जितना सहोगी उतना दबाएंगे। अब समय आ गया है कि उन्हें अपनी अहमियत समझाओ। स्नेहा के मन में जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था, वह भी डगमगाने लगा। अगले कुछ दिनों में उसने घर के हर काम से दूरी बनानी शुरू कर दी। सुबह देर से उठना, रसोई में ना जाना, परिवार के साथ खाना ना खाना, ये सब अब उसकी आदत बन चुका था। जिस दिन स्नेहा ने गुस्से में अपने पति आदित्य से कहा, आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, उस दिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ महीनों बाद यही वाक्य उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। जिस घर में कभी उसकी हंसी गूंजती थी, उसी घर के दरवाजे आज एक दिन उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन उस दर्दनाक अंजाम तक पहुंचने से पहले शुरू हुई थी एक बिल्कुल साधारण, खुशहाल और हर आम भारतीय परिवार जैसी कहानी। स्वागत है आपका एक नई भावुक कहानी में। अगर आपने कभी किसी अपने को दूसरे की बातों में आकर टूटते हुए देखा है, तो ये कहानी आपको भीतर तक छू जाएगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले आदित्य की शादी बड़े ही धूमधाम से स्नेहा के साथ हुई थी। स्नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। आज जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो शारदा देवी ने आरती उतारकर उसे गले लगा लिया और बोली, बहू नहीं, बेटी बनकर रहना इस घर में। ये सुनकर स्नेहा की आंखें भर आईं। उसे लगा था कि सास शायद सख्त स्वभाव की होगी, लेकिन शारदा देवी का व्यवहार बिल्कुल माँ जैसा था। गोपाल जी हर छोटी बड़ी बात में स्नेहा का ख्याल रखते। आदित्य तो पहले से ही अपनी पत्नी पर जान छिड़कता था। नौकरी से लौटते वक्त कभी उसकी पसंद की मिठाई ले आता, तो कभी बिना बताए फूलों का छोटा सा गुलदस्ता। शादी के शुरुआती 6 महीने स्नेहा की जिंदगी किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं थे। सुबह वह शारदा देवी के साथ रसोई में काम करती, फिर आदित्य के साथ चाय पीती। वह हंसी मजाक चलता। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता। पड़ोस की औरतें भी कहती, स्नेहा तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, ऐसा ससुराल हर किसी को नहीं मिलता। स्नेहा मुस्कुराकर कहती, भगवान ने सच में मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी सुखी घरों को बाहर वालों की नजर जल्दी लग जाती है। शादी के 7वें महीने स्नेहा पहली बार 10 दिनों के लिए मायके गई। वहां उसकी माँ विमला ने उसे बड़े प्यार से रखा, लेकिन दूसरे ही दिन से उसने स्नेहा के मन में छोटी छोटी बातें डालनी शुरू कर दी। एक शाम चाय पीते हुए विमला ने सहज बनने की कोशिश करते हुए पूछा, बहू बनकर खुश तो है ना? स्नेहा मुस्कुराई, हाँ माँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं। विम ने होठ दबाकर कहा, अच्छे तो शुरुआत में सब लगते हैं बेटी, धीरे धीरे असली रंग सामने आता है। स्नेहा हंसकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। तभी उसका भाई दीपक भी बोल पड़ा, दीदी तू बहुत सीधी है, ससुराल वाले जितना झुकाएंगे उतना झुकते रहेंगे, अपना हक मांगना सीख। स्नेहा ने बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन इंसान के मन में बोया गया शक का बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, धीरे धीरे जड़ें जमाता है। अगले दिन विमला ने फिर पूछा, तेरे हाथ में खर्चा कितना देते हैं? इसने बोली, माँ आदित्य की पूरी सैलरी तो घर में आती है, जितनी जरूरत होती है मैं ले लेती हूँ। विमला ने तुरंत कहा, यही तो गलती है, अपने नाम से पैसा जोड़, कल को अगर कुछ हो गया तो क्या करेगी? वह पहली बार सोच में पड़ गई। उसे कभी इस तरह से सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। के बाद उसने पहली बार आदित्य से पूछा, तुम हर महीने कितनी बचत करते हो? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, कुछ खरीदना है क्या? स्नेहा बोली, नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। आदित्य ने बिना कुछ छिपाए बैंक की पासबुक और सारे कागज उसके सामने रख दिए। देख लो, पापा की दवा, घर का खर्च, थोड़ी बचत और बाकी सब यही है। पहले वाली स्नेहा होती तो खुश हो जाती कि उसका पति उससे कुछ नहीं छिपाता, लेकिन अब उसके कानों में माँ की आवाज गूंज रही थी, मर्द कभी पूरी सच्चाई नहीं बताते। उसने बिना वजह दोबारा पूछा, बस इतना ही? आदित्य थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुस्कुराकर बोला, हाँ बस इतना ही। उस दिन पहली बार दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई। धीरे धीरे विमला के फोन रोज आने लगे। हर बातचीत का अंत एक ही बात पर होता, बहुत ज्यादा मत झुकना, अपने अधिकार पहचान, ससुराल वाले कभी अपने नहीं होते। पहले स्नेहा इन बातों का अनसुना कर देती थी, लेकिन अब हर छोटी बात उसे बड़ी लगने लगी। अगर शारदा देवी कह देती, बहू आज दाल जरा पतली बन गई है, तो उसे लगता कि उसकी बेइज्जती की जा रही है। अगर गोपाल जी कहते, बेटा
बिजली का बिल समय से भर देना, तो उसे महसूस होता कि उससे नौकरों जैसा काम कराया जा रहा है, जबकि पहले वही काम वह मुस्कुराते हुए करती थी। एक रविवार आदित्य ने कहा, चलो आज सब बाहर खाना खाने चलते हैं। पूरा परिवार खुश था, लेकिन तभी विमला का फोन आ गया। स्नेहा ने बताया कि सब लोग होटल जा रहे हैं। उधर से आवाज आई, वाह, अपने माँ बाप को भी कभी ऐसे घुमाने ले जाता है आदित्य। सारा प्यार सिर्फ अपने घर वालों पर लुटाता है। फोन कट गया, लेकिन स्नेहा का मूड भी साथ ही बदल गया। होटल पहुंचकर भी वह चुपचाप बैठी रही। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? स्नेहा ने रूखे स्वर में कहा, तुम्हें मेरी नहीं सिर्फ अपने घर वालों की खुशी दिखाई देती है। आदित्य चौंक गया। अचानक ये कैसी बात? लेकिन स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात आदित्य बहुत देर तक छत पर बैठा सोचता रहा कि आखिर उसकी हंसती खिलखिलाती पत्नी को अचानक क्या हो गया है। उधर अपने कमरे में बैठी स्नेहा भी बेचैन थी। उसका दिल कह रहा था कि आदित्य गलत नहीं है, लेकिन दिमाग बार बार माँ की बातें दोहरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात माने। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके मन में पनप रही ये छोटा सा शक आने वाले दिनों में उसे उस घर की हर मुस्कान छीन लेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब लौटना चाहेगी भी तो बहुत देर हो चुकी होगी। सुबह का समय था। आदित्य हमेशा की तरह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्नेहा, आज शाम जल्दी आ जाऊंगा। बहुत दिनों से हम दोनों ने साथ बैठकर ठीक से बात भी नहीं की है। पहले होती तो स्नेहा खुशी से मुस्कुरा देती, लेकिन आज उसने बिना उसकी तरफ देखे इसी फितना कहा, जरूरत नहीं है मुझे, तुम भी कोई बात नहीं करनी। आदित्य कुछ पल उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी इतनी बदल कैसे गई। वह चुपचाप ऑफिस चला गया। शारदा देवी ने बहू के चेहरे की उदासी देखकर प्यार से पूछा, बेटा, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है? स्नेहा ने झुंझलाकर जवाब दिया, अगर हर बात जाननी ही है तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। ये सुनकर शारदा देवी का चेहरा उतर गया। गोपाल जी ने बात संभालते हुए कहा, बहू, घर में कभी कभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन उन्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। उसी दोपहर विमला का फोन आया। स्नेहा ने रोते हुए कहा, माँ, अब इस घर में मेरा दम घुटता है, जबकि सच ये था कि किसी ने उसे कुछ कहा ही नहीं था। विमला ने बिना पूरी बात सुने कहा, मैं पहले से ही कह रही थी बेटी, ससुराल वाले कभी अपने नहीं होते, जितना सहोगी उतना दबाएंगे। अब समय आ गया है कि उन्हें अपनी अहमियत समझाओ। स्नेहा के मन में जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था वह भी डगमगाने लगा। अगले कुछ दिनों में उसने घर के हर काम से दूरी बनानी शुरू कर दी। सुबह देर से उठना, रसोई में न जाना, परिवार के साथ खाना ना खाना, ये सब अब उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। शारदा देवी फिर भी हर बार प्यार से कहती, कोई बात नहीं बहू, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर लो। लेकिन स्नेहा को अब उनके हर शब्द में ताना सुनाई देता था। एक शाम आदित्य ऑफिस से लौटा तो देखा कि घर का माहौल बिल्कुल शांत है। उसने माँ से पूछा, क्या हुआ? शारदा देवी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। रात को आदित्य ने स्नेहा से कहा, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बता दो, मैं उसे सुधार लूंगा, लेकिन यूं चुप रहकर खुद भी दुखी मत हो और सबको भी मत करो। स्नेहा ने गुस्से में कहा, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, जो मैंने इस घर को अपना समझ लिया। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे से कहा, स्नेहा, ये तुम कह रही हो? स्नेहा बोली, हाँ, और आज के बाद मैं किसी की बात बिना सोचे नहीं मानूंगी। अब मैं अपने हक के लिए जीऊंगी। आदित्य ने गहरी सांस ली, तुम्हारा हक तुम्हें मिला है। अगर तुम्हें किसी बात की कमी लगी हो तो बताओ। लेकिन स्नेहा अब सुनने की हालत में नहीं थी। कुछ दिनों बाद दीपक अपनी बहन से मिलने आया। उसने पूरे घर का माहौल देखा और अकेले में बोला, दीदी, तू अभी भी यहाँ क्यों रुकी हुई है? अगर आज नहीं संभली तो पूरी जिंदगी पछताएगी। अपना अलग घर मांग, हर कोई अलग रहता है, इसमें गलत क्या है? स्नेहा पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर उसे माँ की बातें याद आने लगी। उसी रात उसने आदित्य से साफ शब्दों में कहा, मुझे अलग घर चाहिए, मैं अब तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। आदित्य जैसे पत्थर का हो गया। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या माँ पापा ने कभी तुम्हारा अपमान किया? नहीं। क्या उन्होंने तुम्हें कभी बेटी से कम समझा? नहीं। फिर वजह क्या है? स्नेहा के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। इतना कहा, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर अपनी खुशी के लिए मुझे माँ पापा को अकेला छोड़ना पड़े तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। उन्होंने सारी जिंदगी मेरे लिए जी है, मैं उन्हें इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ूंगा।
स्नेहा को लगा कि आदित्य ने उसकी बात ठुकरा दी है। उसने उसी वक्त विमला को फोन किया। उधर से तुरंत जवाब आया, देखा, मैंने कहा था ना, उसके लिए उसके माँ बाप ही सब कुछ है, तू बस बहाना है। अगले दिन से घर का माहौल और बिगड़ गया। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। आदित्य अब भी हर बार झुक जाता, लेकिन स्नेहा को उसका झुकना भी दिखावा लगने लगा। एक दिन गोपाल जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आदित्य उन्हें अस्पताल लेकर भागा। शारदा देवी रो रही थी। पूरे दिन भागदौड़ के बाद जब सब रात को घर लौटे तो स्नेहा ने सबसे पहले सवाल पूछा, आज मेरी माँ का फोन आया था, किसी ने मुझे बताया तक नहीं। आदित्य ने थके हुए स्वर में कहा, पापा की हालत इतनी खराब थी कि किसी को कुछ याद ही नहीं रहा। लेकिन स्नेहा को लगा कि जानबूझकर उसकी अनदेखी की गई है। उसने गुस्से में कहा, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। शारदा देवी ने पहली बार आंखों में आंसू लाकर कहा, बहू, अगर तुझे सच में कभी हमने दुख दिया हो तो बता दे, हम हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे, लेकिन अपने मन में जहर मत पाल। यह सुनकर भी स्नेहा का दिल नहीं पिघला। अगले ही दिन वह अपना सामान पैक करने लगी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, एक बार, सिर्फ एक बार बैठकर बिना किसी तीसरे आदमी की बात सुने अपने दिल की सुन लो। अगर तब भी तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन उसी समय विमला और दीपक घर पहुंच गए। विमला ने आते ही कहा, चल बेटी, जहाँ इज्जत नहीं होती वहां एक पल भी नहीं रुकते। आदित्य ने विनम्रता से कहा, माँ जी, आप चाहें तो बैठकर बात कर लेते हैं। लेकिन विमला ने बीच में ही टोक दिया, अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। स्नेहा ने बिना कुछ पीछे देखे अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शारदा देवी रोते हुए बोली, बहू, अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ कर देना, लेकिन इस घर को मत छोड़कर जा। गोपाल जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे और आदित्य की आंखों से पहली बार बेबसी के आंसू निकल पड़े। स्नेहा एक पल के लिए रुकी, उसका दिल उसे रोक रहा था, लेकिन तभी विमला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पीछे मत देखना। और स्नेहा उस घर की चौखट पार करके चली गई। उसे लगा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे सही लड़ाई जीती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली सच्चाई अभी उसके सामने आना बाकी था। और जब वह सच्चाई सामने आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मायके आए हुए स्नेहा को लगभग 2 महीने हो चुके थे। पहले पहले उसे लगा था कि अब वह आज़ाद है, अब कोई उसे टोकने वाला नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जिस सुकून की तलाश में वह अपना घर छोड़कर आई थी वह यहाँ भी नहीं था। शुरुआत के कुछ दिन तक विमला उसे बार बार यही समझाती रही कि चिंता मत कर, आदित्य खुद तुझे मनाने आएगा। मर्द का गुस्सा ज्यादा दिन नहीं टिकता। स्नेहा भी यही सोचती रही कि किसी भी दिन आदित्य दरवाजे पर आएगा, हाथ पकड़कर उसे वापस ले जाएगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। आदित्य का कोई फोन नहीं आया। एक दिन स्नेहा ने खुद उसे कॉल किया। घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने दोबारा किया, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार वही नतीजा। उसके मन में पहली बार बेचैनी हुई। उसने सोचा, आदित्य ऐसा तो कभी नहीं था। अगले दिन उसने पड़ोस की एक पुरानी सहेली रचना को फोन किया। रचना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, स्नेहा, मुझे नहीं पता यह बात तुम्हें कैसे बताऊं। स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रचना ने भारी आवाज में कहा, जिस दिन तुम घर छोड़कर गई थी उसके 10 दिन बाद गोपाल अंकल को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें किसी भी तरह का सदमा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वे तुम्हें बहुत बार बार याद करते, यही कहते रहे कि काश मेरी बहू एक बार लौट आती। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने दुनिया छोड़ दी। यह सुनते ही स्नेहा के हाथ से फोन छूट गया। उसकी आंखों के सामने गोपाल जी का मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा। वह याद करने लगी कि कैसे हर त्योहार पर वे उसकी पसंद की मिठाई लेकर आते थे, कैसे हमेशा कहते थे, मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी है। वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अभी उसका दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ था। रचना ने आगे कहा, और शारदा आंटी, उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। पहले जैसी हंसी उनके चेहरे पर अब नहीं रही। आदित्य दिन रात उनकी सेवा करता है, लेकिन खुद किसी से ठीक से बात भी नहीं करता। स्नेहा को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसी शाम उसने तय किया कि वह वापस जाएगी। उसने विमला से कहा, माँ, मैं अपने घर लौट रही हूँ। विमला ने तुरंत कहा, क्यों, अब जाकर क्या करेगी? थोड़ा और रुको, वो खुद लेने आएंगे। पहली बार स्नेहा ने अपनी बात काटते हुए कहा, नहीं माँ, का रिश्ते जीतने से नहीं निभाने से बनता है। गलती मेरी है। अगले ही दिन वह ससुराल पहुंची। वही दरवाजा, वही आंगन, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। दरवाजे पर लगी गोपाल जी की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी।
तस्वीर देखकर स्नेहा की चीख निकल पड़ी। वह तस्वीर के सामने बैठकर रोती रही। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लौट आई हूँ, देखिए मैं लौट आई हूँ। लेकिन तस्वीरें कभी जवाब नहीं देती। तभी अंदर से आदित्य बाहर आया। पहले जैसा मुस्कुराता चेहरा अब बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और बाल भी बिखरे हुए थे। स्नेहा दौड़कर उसके पास गई और रोते हुए बोली, आदित्य, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दूसरों की बातों में आ गई थी, मुझे अपने घर वापस ले लो। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, सिर्फ गहरा दर्द था। उसे धीमी आवाज में कहा, स्नेहा, जिस दिन मैंने तुम्हें रोकने के लिए हाथ जोड़ा था, उस दिन अगर तुमने अपने दिल की आवाज सुन ली होती तो शायद आज पापा हमारे बीच होते। यह सुनते ही स्नेहा जमीन पर बैठ गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी शारदा देवी धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। उन्हें देखते ही स्नेहा उनके पैरों में गिर गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया। शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने के लिए उन्होंने कांपते हाथों से स्नेहा के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, माँ अपने बच्चों से नाराज रह सकती है लेकिन नफरत नहीं कर सकती। मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तू घर छोड़कर गई थी, लेकिन कुछ रिश्तों का जो नुकसान हो जाता है उसे माफी भी वापस नहीं ला सकती। यह सुनकर स्नेहा और जोर जोर से रोने लगी। उसने गोपाल जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन वचन लिया कि अब वह कभी किसी रिश्ते का फैसला किसी तीसरे की बातों पर नहीं करेगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। स्नेहा ने पूरे मन से शारदा देवी की सेवा शुरू कर दी। वह आदित्य का हर दर्द बांटना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी समझ आ चुका था कि कुछ घाव भर तो जाते हैं मगर उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। कई महीने बाद एक शाम आदित्य बरामदे में बैठा था। स्नेहा उसके पास आई और बोली, क्या तुम मुझे कभी पहले की तरह अपना पाओगे? आदित्य ने आसमान की तरफ देखा और फिर शांत स्वर में कहा, भरोसा कांच की तरह होता है स्नेहा, टूट जाए तो जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन दरार हमेशा दिखाई देती है। फिर भी अगर दोनों लोग सच्चे मन से कोशिश करें तो उसी दरार के साथ भी पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। यह सुनकर स्नेहा की आंखों से फिर आंसू बहने के लिए उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। इस बार आदित्य ने भी अपना हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों जानते थे कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय को संवारा जा सकता है। उस दिन स्नेहा ने समझ लिया कि हर सलाह अच्छी नहीं होती, चाहे वे अपने ही क्यों ना दे। रिश्ते के बीच अगर तीसरे लोगों की आवाज़ दिल की आवाज़ से ज़्यादा सुनाई देने लगे तो सबसे पहले विश्वास मरता है और विश्वास के मरते ही घर टूटने लगते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते का फैसला हमेशा सच, संवाद और अपने अनुभव के आधार पर लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत फैसला सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरे परिवार की खुशियाँ छीन सकता है। और जब सच्चाई समझ आती है तब तक कभी कभी सचमुच बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।